तो प्यारे बच्चों आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉइल के रोटेशन वाले क्वेश्चन। पिछली क्लास में मैंने आपको अब तक जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्लास पढ़ाई उनमें आपको पहले एक दिन मैंने बताया था व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर हमने फैराडे लॉ, हेनरी एक्सपेरिमेंट, फैराडे एक्सपेरिमेंट ये सब डिस्कस किए और फैराडे लॉज पढ़े और उनके एप्लीकेशन चल रहे थे। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट फाइंड करनी सिखाई थी। चेक कर लूं आपको याद है या नहीं है एक क्वेश्चन से। देखो जैसे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहां एक कॉइल है बच्चों, इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, ऐसे बेंड कर रखी है। बताना जरा इसमें ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन कैसे होगी, बड़े हिस्से में कैसे होगी और छोटे हिस्से में कैसे होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो देखो बच्चों जो भी होगा, करंट, इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ हमेशा अपोज का बढ़ने का, मतलब जो भी हो रहा है उसका अपोज करते हैं। तो यहां फ्लक्स बढ़ रहा है अंदर की तरफ। तो ये कॉइल देखो, इनमें क्या बताया था कि जो बड़ा पार्ट होता है उसको देखते हैं, ठीक है, छोटे पार्ट को भूल जाओ, बड़े वाले पार्ट को देखो। जैसे एक दो क्वेश्चन पहले भी कराए थे मैंने से। तो ये बड़ा हिस्सा है, इसके अकॉर्डिंग देखो तो यहां पे जो होगा बच्चों, बड़े पार्ट का फ्लक्स इनवर्ड है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे होगी तो देखना बच्चों, इसका अपना फ्लक्स, कॉइल का इंड्यूस करंट का फ्लक्स बाहर की तरफ आएगा। तो इसका ये डायरेक्शन सही है, ठीक है, ये डायरेक्शन बच्चों सही है। क्लियर है, ये बात समझ में आई तुम्हें। और अगर मान लो, एक मिनट, अगर इसमें देखो एंटी क्लॉकवाइज है ना, और इसमें भी क्या होगा, करंट ऐसे जा रहा है, वो गलत हो गया इसमें। अगर इसमें ऐसे आ रहा है तो ऐसे, ठीक है बच्चों। तो इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज बड़े कॉइल में, और छोटे हिस्से में क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये इंड्यूस करंट था, चेक करने के लिए था कि आपको याद भी है या नहीं। अब आप बताओ। अब देखो बच्चों, इसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे, मैंने पिछली क्लास में सिंपल केस पढ़ाए थे, है ना, एक कॉइल को रखा था। आज कॉइल को दौड़ाएंगे, रोटेट कराएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों देखो, जैसे ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे इसका इतना हिस्सा बाहर है बच्चों, मतलब यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इससे आगे जा रहा है ये लेंथ बी, एक मिनट, ये एल है और ये लेंथ बी है, ठीक है। इसको ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं, स्पीड बी से, समझा बच्चों। तो हमसे पूछा जा रहा है इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर इसमें ईएमएफ क्यों होगा, है ना। देखो बच्चों साफ साफ समझ में आ रहा है कि यार इतनी दूर तक मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे जैसे बाहर निकलेगा इसका एरिया कम होता जाएगा, तो इससे जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करें बच्चों, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसमें फ्लक्स कितना होगा किस इंस्टेंट पे। मैंने आपको स्टेप लिखाए थे पिछली क्लास में कि जब भी ये टॉपिक आएगा आपको क्या करना है बच्चों, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स ये चेक करना है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस फ्लक्स चेक करो आप, एक मिनट। इंस्टेंटेनियस फ्लक्स वो कैसे कैलकुलेट करें, तो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स होगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस जीरो, ऐसे लिख सकते हैं भाई, है ना। और ये डिस्टेंस एक्स, अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो को देखो, ठीक है, प्लेलिस्ट में होगी कहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड बी ही है। अब मैंने सोचा कुछ हिस्सा इसका रह गया इस फील्ड के अंदर, मान लो किस इंस्टेंट पे एक्स लेंथ है, तो एक्स लेंथ रह गई, तो बी इंटू एक्स इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होगा 1, और बी एक्स, ओ बी इंटू एक्स होगा ना, मतलब जो एक्स इंटू बी इतना एरिया लेंगे, ठीक है। तो फाई इक्वल टू, और ये हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एक्स, ये फ्लक्स आ गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, फैराडे लॉ, ठीक है, इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी, माइनस बी इंटू बी डी एक्स बाई डी टी। सर ये कैसे कर दिया आपने सर डायरेक्ट, देखो डी बाई डी टी ऑफ
बी इंटू एक्स, ठीक है, माइनस बी इंटू डी एक्स बाय डी टी। तो डी एक्स बाय डी टी क्या होगा, ऐसे ना, समझ रहे हो बच्चों, v लिखा। लेकिन एक बात सोचो, ये x का चेंज, x dx by dt v कैसे लिख दिया सर? भाई सोचो, डिस्टेंस के चेंज होने को स्पीड बोलते हैं, लेकिन यहां पे x ना घट रहा है, ठीक है भाई। जब आप एक पार्टिकल चलता है x बढ़ता जाता है तो बढ़ने के चेंज को आप क्या लिखते हो, स्पीड। यहां x घट रहा है तो यहां dx by dt को क्या लिखना चाहिए, माइनस v, ठीक है। तो b इंटू v आ गया, ईएमएफ इंड्यूस्ड। क्लियर है? और मजेदार बात है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये केवल इस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इस लेंथ पे, एल पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। ऐसा क्यों है सर? तो ये बातें हम सीखेंगे बच्चों अगले पार्ट में, ठीक है। क्योंकि आज तक देखो, अब तक मैं पढ़ा रहा हूं इस चैप्टर को, मैंने ये नहीं बताया कि ईएमएफ इंड्यूस कैसे हो रहा है। बस हम फैराडे की बात मान रहे हैं, फैराडे ने बोला कि फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस होगा। अब एक्चुअल में ईएमएफ इंड्यूस होना, करंट पैदा होना, ये सब तो बैटरी ड्रिफ्टिंग ये सब की वजह से होता है। यहां तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये अभी वेट करेंगे आज की क्लास के बाद, अगली क्लास में आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में करंट बनता कैसे है, ठीक है। देखो समझ आ गया बच्चों? अब अगर मान लीजिए तो ट्रांसलेटरी मोशन दे रहे हैं हम इस कॉइल को, अगर हम इसे रोटेटरी मोशन दें फिर क्या होगा? तो देखो बच्चों, रोटेटरी मोशन के केस में क्या होगा, अगले पेज पे चलते हैं। जैसे अच्छा, इसी में एक और बात समझते हैं यहीं पे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस केस में करंट कितना होगा, अगर मान लो इस कॉइल का रेजिस्टेंस दे दें, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं करंट कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, तो वो कितनी वैल्यू होगी बच्चों, बताओ कितना होगा वो करंट? तो देखो भाई हमें वोल्टेज पता लग गया है ना, और करंट कितना होता है, ई बाय वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ना। तो करंट आ जाएगा बी इंटू बी वी बाय आर, ये करंट आ गया। क्लियर है? अच्छा अगर मैं पूछूं कि यार डायरेक्शन क्या होगी, तो आप सोचो यार ये फ्लक्स कम होता जा रहा है तो इसका इंड्यूस करंट कैसा होना चाहिए, ऐसे। क्यों सर? ये इंड्यूस करंट क्या करेगा, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ाएगा। तो ठीक है, डायरेक्शन भी पता लग गई क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये आर इस पूरी कॉइल का रेजिस्टेंस है बच्चों, ये ध्यान देना, ठीक है, पूरी कॉइल का रेजिस्टेंस है। तो करंट आ गया। अब एक बात और है, यहीं पे थोड़ी सी मैकेनिक्स लगा लेते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसको चलाने के लिए ना, अगर कोई इसको, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने ये स्पीड दे रखी है, ठीक है, ये स्पीड कांस्टेंट होगी वेरिएबल होगी, ये क्वेश्चन है। तो अगर आपने कोई सोर्स नहीं दिया, कॉइल को फेंक के छोड़ दिया, तो ये फोर्स लग रहा है, देखो इस पे पीछे की तरफ। भाई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो फोर्स बताना, देखना पीछे की तरफ नहीं लग रहा है, इस कॉइल पे तो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, और किस डायरेक्शन में, पीछे की तरफ है। तो ये फोर्स क्या करेगा, ये तो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है आगे जाने से, है ना। तो अगर ये स्पीड कांस्टेंट है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आगे की तरफ कोई फोर्स ना लगा रहा हो। यानी कि फॉर कांस्टेंट स्पीड, अब बच्चे यहां थोड़ा सा मजेदार बात है, फॉर कांस्टेंट स्पीड देयर शुड बी एक्सटर्नल फोर्स जो इस बैकवर्ड फोर्स के बराबर होगा। वो बैकवर्ड कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। देखो ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, और बैकवर्ड फोर्स कौन सा होगा बच्चों, एस, दैट विल बी आई बी एल, या आई बी इंटू बी। भाई लेंथ इसकी बी है ना, समझ रहे हो बच्चों। एक करंट कैरिंग वायर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो इसमें फोर्स नहीं लगेगा, और कितना होता है आई बी एल जिसको लिखते थे। तो आई तो इंड्यूस करंट, और बी क्या है, इसकी लेंथ है ना, और ये लिख दिया। कितना हो जाएगा बच्चों, देखो आई की वैल्यू रख देते हैं, तो बी स्क्वायर वी अपॉन आर। तो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा, इसके, ठीक है, समझ में आया बच्चों, क्लियर है बात। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं मतलब यहां पे हमें ये बात समझ में आ रही है कि इसका मतलब कॉइल में अब कुछ चीजें तो क्लियर होती जा रही है कि यार ये मैकेनिकल फोर्स है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, ईएमएफ, इसको इलेक्ट्रिकल फोर्स ही बोलते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहां समझ में आ रहा है कि ये मैकेनिकल फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है ना। अब मैं एक बात पूछता हूं कि अगर यार ये बल्ब वगैरह होता तो इसमें पावर होती,
पावर कितनी होती है आई स्क्वायर आर, है ना। तो कितनी पावर डेवलप होती है इस कॉइल में, पावर डेवलप, है ना। तो आई स्क्वायर आर, देखो कितनी मजेदार चीजें पता लग रही है आपको। तो आई की जगह क्या लिखेंगे, बी वी आर, बी वी बी, है ना। एक मिनट, बी वी बी अपॉन करंट आर, इसका होल स्क्वायर इंटू आर। तो बी स्क्वायर वी स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर अपॉन आर, ये पावर है। ठीक है बच्चों, ये पावर है। क्लियर। अब देखो ये पावर डेवलप आ गई इसमें, ठीक है, किसमें, इस कॉइल में। अब एक बात सोचो बच्चों, इलेक्ट्रिकल पावर है, ये तो हीट की फॉर्म में उड़ जानी है, ये आई कहां से, तो मैकेनिकल फोर्स से मिली होगी ना। ये जो मैकेनिकल फोर्स है ऐसे खींच रहा है, तो मैकेनिकल पावर, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि फैराडे लॉ कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में को क्रिएट करता है। मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर बच्चों P फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स कौन सा, जो एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल किस फोर्स के बराबर है, इसके बराबर। कितना हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर। अब देखो, और इसमें एक v मल्टीप्लाई होगा बच्चों, इस वाले v में एक v मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर। ओ बेटा, ये मैकेनिकल पावर और ये दोनों सेम आ रही है भाई, समझ रहे हो बच्चों, दोनों सेम है, नहीं है, देखना दोनों पावर सेम है। इसका मतलब जो मैकेनिकल पावर बाहर से कॉइल को दी जा रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल पावर में, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया प्रूफ ये। क्लियर है बच्चों, तो इस बात से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई। ठीक, तो जो यहां से पावर पैदा हुई वो यहां इसमें यूज हो रही है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट यहां तक। अब देखो, अब इसी बात को थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं। अब जो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, जो मेडिकल के नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो इस कंसेप्ट को तो बहुत ध्यान समझो। अगले क्वेश्चन के बस केवल थीम को देखो कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या है ये। ठीक है, मतलब डेरिवेशन वगैरह से इससे कोई मतलब नहीं होगा आपको, अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट देख रहा है तो देखो क्या है, क्योंकि थ्योरेटिकल तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं इस क्वेश्चन से जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। क्या क्वेश्चन है कि यही सेम डायग्राम है बच्चों, ठीक है, ये बी है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन में है कि इसको स्पीड u से, इनिशियल स्पीड है ये इसकी, इनिशियल स्पीड, ठीक है, u से फेंक दिया इस कॉइल को, ठीक है, m मास ऑफ कॉइल है। पहले मैं इसका ऑब्जेक्टिव पूछता हूं आपसे, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को। एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जैसा दिख रहा है आपको डायग्राम में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड u से फेंक दिया, तो पूछा जा रहा है कि बेटा उसकी स्पीड, मतलब ये कॉइल रेस्ट में आ जाएगी धीरे धीरे, या चलती रहेगी, या इसकी स्पीड 0 होगी और फिर ये वापस होगी, क्या होगा, ठीक है, सोचो जरा क्या होगा। तो देखो, हो सकता है आपका कुछ आंसर आए कि सर ये रुक के फिर वापस होगी, या रुक जाएगी, या सेम स्पीड से चलती रहेगी। अब इसको देखते हैं। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया कि जैसे मान लो किसी टाइम टी पे, ये तो टी इक्वल टू 0 पे है, तो किसी टाइम पे इसका यहां डायग्राम बना लेते हैं। अब ऐसी बातें नहीं सोचनी सर ये तो यहां थी, यहां कैसे आ गई ऐसे नहीं सोचना। मान लो सोचो किसी टाइम ये एग्जिस्टेंस और इसकी स्पीड v है यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा ना पीछे की तरफ, और आज इस पे कोई फोर्स नहीं ला रहे, फेंक के छोड़ दिया बस। पिछली क्लास में था कि जब, पिछले क्वेश्चन में था कि जब इसको आप चला रहे थे तो जितना बैकवर्ड फोर्स था उतना फॉरवर्ड फोर्स से चला रहे थे। आज क्या है, बस फेंक के छोड़ दिया इसको, तो किसी टाइम पे स्पीड कुछ तो होगी, तो ये फोर्स पीछे की तरफ आ गया, है ना। कितना पढ़ा है अभी आपने, ये देखो पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा आपने, ये फोर्स कितना है, ये है बैकवर्ड फोर्स, है ना,
बी स्क्वायर वी बाय आर। तो देखो बी स्क्वायर वी अपॉन आर, ये फोर्स है जो पीछे की तरफ लगेगा और ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, तो ये रिटार्ड करेगा या एक्सेलरेट करेगा बताओ? रिटार्ड करेगा ना, तो F इक्वल टू एम ए बी वी स्क्वायर बाय आर माइनस डी वी बाई डी टी, डी वी अपॉन बी, ठीक है, ऐसे लिखा। और एम बी स्क्वायर बी ओ बी स्क्वायर एम आर डी टी, ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं भाई, ठीक है, डी वी बाई वी माइनस बी स्क्वायर एम बाय अपॉन एम आर, टी इक्वल टू 0 पे स्पीड यू, टाइम टी पे वी। समझाए बात? ऐसे लिखेंगे। अब देखो डी वी का इंटीग्रेशन वी लॉग वी यू टू वी माइनस बी स्क्वायर एम आर 0 से टी, ठीक है, लॉग ऑफ v बाई यू माइनस बी स्क्वायर बाय एम आर टी माइनस 0। समझ रहे बच्चों? भाई मेडिकल का स्टूडेंट तो बस देखो कि हो क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या सीखने को मिलेगा अभी। देखो बच्चों, ये आया डी वी और वी इधर ले आए हम, है ना, एक्स रिटार्ड हुआ तो माइनस कर देते हैं। अब देखो ये बच्चों v बाई यू इक्वल टू ई की पावर में चला जाएगा सारा, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी, ठीक है, और v इक्वल टू यू ई की पावर माइनस बी स्क्वायर बाय एम इंटू आर इंटू टी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बच्चों तो कुछ ऐसा बनेगा, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल ऐसे डिक्रीज करेगा बच्चों, ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी है u, तो टाइम के साथ ऐसे स्पीड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब समझ में आ गया आपको कि यार ये वापस नहीं आएगा, ये धीरे धीरे रुकते रुक जाएगा, क्योंकि जैसे ही रुकेगा फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज होना बंद हो जाएगा, तो फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा तो ईएमएफ 0, करंट 0, फिर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, ये फोर्स भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इसीलिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, कॉइल को अगर हम चलाएंगे तभी वो करंट पैदा होगा, तभी पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये क्वेश्चन हमने देखा। अब अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। अभी क्या कर रहे थे, हम इस वायर को चला रहे थे और इसमें रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब देखो अगर मान लो इस कॉइल में रेजिस्टेंस की बजाय कैपेसिटर लगा दे तो क्या होगा, तो देखो ठीक है, इसी कॉइल में लगा दिया और ये बी लेंथ है, ठीक है। अब ये नहीं कि सर गैप क्या है, कैपेसिटर है पूरे सर्किट में कहीं, ठीक है, बाहर लगा देते हैं, कोई बात नहीं, कैपेसिटर को ऐसे देखो बच्चों, ठीक है, स्पीड v से लेके जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, स्पीड v से चला रहे हैं इसको। अब जैसे अगर मैं इसको आगे की तरफ चला रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड b है यहां पे, ऐसे लिखा। सबसे पहले मतलब क्वेश्चन ये आ रहा है कि इस पे चार्ज कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है, व्हाट इज चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। तो एक बात सोचो, सेम ही नहीं हुआ, ये लेंथ एल है, किसी टाइम एक्सिस्टेंस लोगे तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो, बी बी वी, है ना, ऐसे नहीं होगा, ये ईएमएफ इंड्यूस है किसी टाइम पे, और क्यू कितना होगा, क्या पढ़ा है बच्चों, सी वी होता है ना, तो ईएमएफ ये, तो चार्ज कितना हो जाएगा, बी बी वी इंटू, है ना, सी, ये चार्ज आ गया। अगर मान लो पूछे किसी टाइम इसमें एमीटर लगा रखा है यहां पे देखो, और एमीटर की रीडिंग पूछ ले,
तो एमीटर में क्या होता है, करंट। तो करंट क्या होगा, तो I इक्वल टू होता है बच्चों dq बाई dt। तो देखो d बाई डी टी ऑफ BVVC I इक्वल टू BBC dV बाई dt। और dV बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। उस केस में आपको एक्सेलरेशन भी देगा ये, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो आप करंट भी बता सकते हो, ठीक है। समझ आया बच्चों, क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बना, मतलब सीधा सीधा कंसेप्ट समझो आप कि सबसे पहले इंस्टेंटेनियस फ्लक्स फाइंड करो, फिर ईएमएफ फाइंड करो फैराडे लॉ लगा के, और फिर जो पूछा है वो बताते जाओ। और ये बात समझ में आ रही है कि अगर कांस्टेंट स्पीड से चलाना है तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा आपको जो बैकवर्ड फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा, और अगर आपने फोर्स नहीं लगाया, जस्ट मोशन देके छोड़ दिया, तो एक्सपोनेंशियली वेलोसिटी डिक्रीज करके रुक जाएगा कॉइल वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन था। अब थोड़ा सा घुमा के देखें कॉइल को, देखो बच्चों, घुमा के मतलब रोटेटरी मोशन। देखो ये आपका स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी है आपकी बुक का, ठीक है। तो देखो क्या है, जैसे मान लो इस केस में बच्चों एक कॉइल है, ठीक है, एक सेमी सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं, रेडियस आर है, ठीक है, ये पॉइंट ओ है, और ऐसे घुमा रहे हैं इसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस बताओ, करंट बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ऐसे पूछ रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखो बच्चों, अगर ये कॉइल में करंट अंदर की तरफ है, ठीक है, तो किसी टाइम में इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे होगा बच्चों। अब ये कुछ कॉइल ऐसे होगी, जैसे जैसे जैसे, एक मिनट मैं ढूंढ के दिखाता हूं, ऐसा एग्जांपल लेता हूं बच्चों, एक मिनट, वाटर ब्रेक। देखो बच्चों, जैसे ऐसे कॉइल है, ठीक है, देख पा रहे हो, ये डायरेक्ट फोटो में दिख रही है। तो इसको थोड़ा और कर लेते हैं ऐसे, तो इसको ऐसे घुमा रहे हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे। तो ये तो सर ये तो कॉइल है, ये सेमी सर्कुलर, फर्क नहीं पड़ता, लो इसकी ऐसी शेप बना लेते हैं, ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले स्टेप क्या पढ़ा रखा है, हमेशा इंस्टेंटेनियस फ्लक्स पता करो। तो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स क्या होगा, जैसे ये मेरा हाथ है, अभी ये ऐसे रखी हुई है, इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ होगा। अगर हम इसको ऐसे घुमाएं, ऐसे होगा ना बच्चे। तो किसी टाइम अगर इधर से कोई देख रहा है, इधर से कोई देख रहा है बच्चों, तो उसको कैसे दिखाई देगी कॉइल, बोलो। इसको ऐसे दिखाई देगी किसी टाइम पे, अभी तो ऐसे दिखाई देगी एक लाइन, मतलब ऐसे दिख रही होगी पहले, है ना, ये पॉइंट ओ होगा यहाँ पे, लेकिन ये कॉइल ऐसे घूमेगी, ऐसे नहीं हो जाएगी बच्चों। ये मान लो थीटा एंगल घूम गई, तो जो कॉइल का एरिया वेक्टर है, पहले एरिया वेक्टर ऐसे होगा, अब एरिया वेक्टर ऐसे नहीं आ जाएगा बच्चों, है ना। और आप लगा के देखो हिसाब, ये एंगल भी थीटा होगा। अगर मैं अपने हाथ को, मैं ये कॉइल, ये एरिया वेक्टर है, मैं अपने हाथ को थीटा घुमाता हूं, तो ये पेन भी कितना घूमेगा, थीटा ही नहीं घूमेगा, और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, तो एरिया ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है, हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो फ्लक्स हो जाएगा किसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा, और ओमेगा इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। पाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, क्लियर है। और फॉर n टर्न्स पाई इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, पाई इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब देखो एन बी ए कॉस ओमेगा टी, समझ में आया। और ईएमएफ ये समझ में आ रहा है बच्चों, भाई थीटा की जगह रख दिया, तो ये भाई एन टर्न्स क्यों, भाई जरूरी थोड़ी एक टर्न हो, बहुत सारे टर्न हो सकते हैं। तो अगर एन टर्न्स हैं तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी, और ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी, है ना। तो माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है।
माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। समझ रहे हो बच्चों? ये देखो ये क्या है, तो ये है मतलब एक वैल्यू आ गई है, और साइन कॉस का क्या होता है बच्चों, साइन, तो प्लस आ गया ये, ये फैराडे लॉ लगा दिया। अब देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो बच्चों तुम्हें अपना नाम दिखाई दे रहा होगा इसमें, नवाब है, नवाब, ऐसे, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक। समझा बच्चों? मैक्सिमम ईएमएफ कितना है, साइन ओमेगा टी, और ये मतलब साइन के साथ साइनोसॉइडली वेरी करेगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों। कैसे? आप ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहो तो ये तो साइन थीटा कितना होता है 1, तो यही बचेगा ना, तो वेयर ई मैक्स इज नवाब, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ए एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। यहां ध्यान देना, ओमेगा थोड़ा याद दिला देता हूं आपको, 2 पाई बाय टी या 2 पाई एफ होता है। एफ होता है नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या रोटेशन पर सेकेंड। इसको आरपीएस भी बोलते हैं, या हर्ट्ज भी बोलते हैं, या सीपीएस भी बोलते हैं, है ना, साइकिल पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड। अगर कभी आरपीएम दे रखा हो, ठीक है, तो आरपीएम में 60 से डिवाइड कर देना 60 से, तो आरपीएस बन जाएगा। क्योंकि ये जो फॉर्मूला होगा हमारा, इसमें हमेशा हम ऐसा ही सिस्टम लेंगे, आरपीएम नहीं लेंगे, 60 से डिवाइड करके आरपीएस बन जाएगा। वो एफ होगा, फिर इसमें 2 पाई मल्टीप्लाई करके ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। इस कॉइल के घूमने का भी एक स्टैंडर्ड होता है हर कंट्री में। अब जैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, देखो साइनोसॉइडल करंट बन रहा है ना, वोल्टेज बन रहा है, तो हमारे जो ऑल्टरनेटिंग घरों में आता है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब जो जनरेटर है उसकी कॉइल को 1 सेकंड में 50 बार घुमाया गया, 1 सेकंड में 50 बार टर्न लेती है टरबाइन, ठीक है। वो यहां से पता लग रहा है। सर क्यों? हर कंट्री में अलग होता है बच्चों, अमेरिका में 60 होता है, हर कंट्री का अलग है। तो मतलब ऐसा नहीं कि जो पावरफुल कंट्री है वो ज्यादा घुमा सकता है, ऐसा वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। जैसे कौन से कंट्री में ट्रांसफॉर्मर ज्यादा यूज हो रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है। ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है, अच्छा करंट होता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब कई बार लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं। हमारे यहाँ बिजली की वैसे ही किल्लत है, तो हम अच्छी क्वालिटी भी चाहते हैं, लेकिन बिजली की किल्लत भी है, मतलब उसे वेस्ट भी नहीं करना चाहते, तो एक मॉडरेट फ्रीक्वेंसी हमने ले रखी है एज पर माई नॉलेज, ठीक है। बाकी कुछ भी हो सकता है टेक्नोलॉजी में। अब देखो ई मैक्स समझ आ गया बच्चों, हमने ये एन ओमेगा ए बी ऐसे लिखा। अब यहां पे इतनी बात समझ में आ गई। अगर करंट पता करना हो तो देखो करंट भी आ जाएगा, I इक्वल टू ई बाय आर, है ना, आर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल हो जाए तो, ठीक है। ये नहीं, मतलब आर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है, ये तो आर रेडियस है, तो I इक्वल टू ई बाय आर, दैट इज ई मैक्स अपॉन आर साइन ओमेगा टी, और आई मैक्स साइन ओमेगा टी। समझ में बात? ऐसे समझा बच्चों? इस तरीके से लिखा जा सकता है। कोई डाउट यहां तक? अब ये भी बिल्कुल ऐसी, आई मैक्स भी ई मैक्स अपॉन आर, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। तो करंट पता लग गया। अब इसके बाद बच्चों, अब ये एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल भी है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल। अच्छा ये कॉइल है तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर सर्कुलर कॉइल को रोटेट कर रहे होते ऐसे तो पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमा रहे होते ऐसे, ये एल ये बी, तो एल इंटू बी, है ना। तो क्वेश्चन कुछ भी हो फॉर्मूला यही लगेगा, मतलब शेप कैसी भी हो फॉर्मूला है, क्वेश्चन तो बदल सकता है, ठीक है। तो एक अलग क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस तरीके से, और यहां एक कॉइल है बच्चों, फिलहाल वैसे रखी है, ठीक है, सेमी सर्कुलर कॉइल है रेडियस आर की, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहता हूं, ठीक है। सेमी सर्कुलर कॉइल कुछ ऐसे दिखाई देगी, ऐसे, तो वो कुछ ऐसे घूम रही है बच्चों, जैसे इसका ये पॉइंट फिक्स कर दिया हमने, देख पा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब किसी टाइम पे ये ऐसे है,
तो ये फील्ड के अंदर जाएगी बच्चों इस तरीके से, मतलब ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। मतलब एक बच्चे को लगे कि ऐसे घूम रही है ना, ऐसे नहीं घूम रही है, ये थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये घूम रही है मतलब इस तरीके से कि किसी टाइम इसका सेक्टर फील्ड के अंदर है, समझ रहे हो, सेक्टर फील्ड के अंदर है। मतलब जैसे मैंने बताया ये ऐसे रखिए पहले, ठीक है, और फिर फील्ड के अंदर जा रही है। एक मिनट, जैसे मैं कोई एग्जांपल समझाता हूं, देखो जैसे ये इसको यहां हिंज कर दिया तो ये ऐसे घूमते जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, फिर पूरी फील्ड में आ जाएगी, फिर बाहर जाएगी इस तरीके से, ठीक है, ऐसे घूमेगी। हमसे पूछा जा रहा है किसी टाइम पे ईएमएफ कितना होगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो देखो बच्चों ये एरिया देखो जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई, किसी भी टाइम पे क्या करते हैं, फंडा क्या हमारा, किसी टाइम पे मान लीजिए घूम रही है कॉइल, तो इसका कितना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इतना सेक्टर है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फ्लक्स क्या होगा किसी टाइम पे, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस जीरो। जीरो क्यों आज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी अंदर मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एरिया कितना होगा, हाफ इंटू, भाई सेक्टर का एरिया पढ़ा है ना आपने, रेडियस इंटू लेंथ, है ना, और ये लेंथ कितनी होगी आर थीटा। अब इतना तो आ गया होगा आप लोगों को, है ना, अगर ये एंगल थीटा है, कौन सा एंगल थीटा है, ये वाला, ठीक है, तो यानी कि हाफ इंटू आर थीटा ऐसे लिख सकते हो, और बी इंटू हाफ आर स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसा ही सिस्टम है, वो डिग्री विग्री में नहीं कन्वर्ट करना, थीटा रेडियन में है यहाँ, ठीक है। अब देखो बच्चों ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस बी आर स्क्वायर बाई टू थीटा की जगह, और डी थीटा बाई डी टी ऐसे लिखोगे, और डी थीटा बाई डी टी क्या होगा बताओ बच्चों, माइनस बी आर स्क्वायर, ओमेगा नहीं होता एंगुलर स्पीड, ये आ गया, ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ, क्लियर है, समझाए बात, ईएमएफ इंड्यूस आ गया, इतना है एरिया ये वाला, ठीक। तो ये एंगुलर वेलोसिटी मतलब ऐसे है ना, ये ऐसे 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 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर ऐसे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ईएमएफ टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये बताओ, ठीक है, ईएमएफ टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपको लगेगा सर ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना बच्चों, ये ग्राफ पूछा जा सकता है आपसे। एक बात देखो, ये भी ऐसे है, मान लो मैं यहां 2 पॉइंट लेता हूं, तो और ये ए और ये बी, ठीक है। फिलहाल मैं आपसे पूछूं कि करंट की डायरेक्शन क्या है इस सर्किट में, ठीक है। तो देखो अगर हम यहां से ऐसे देखें तो करंट ऐसे जा रहा है बच्चों, जा रहा है ना, कैसे सर, ये कैसे चेक करते हैं भाई, ये एरिया बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, तो करंट ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ठीक है, ताकि इस फ्लक्स के बढ़ने का जो ये बढ़ता जा रहा है ना अंदर की तरफ फ्लक्स, इसका अपोज करे। तो फिलहाल बी से ए करंट जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद का डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये पूरा फील्ड के अंदर आ जाएगी कॉइल, और फिर ये बाहर जा रही होगी ऐसे, कॉइल ऐसे होगी, तो इसका इतना पार्ट अंदर होगा। फिर क्या होना चाहिए, और क्या होगा उस टाइम, ए यहां पे होगा, बी अंदर होगा फील्ड के, बी इधर आ गया होगा, सोचो ये ऐसे 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 ऐसे, तो ए इधर नहीं आ गया होगा, है ना, ए बाहर निकलना शुरू हो गया होगा, ऐसे इंस्टेंट पे सोचो। अब ये फ्लक्स कम होता जा रहा है ना, तो कॉइल क्या करेगी, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, और बढ़ेगा कैसे, जब इसमें क्लॉकवाइज हो करंट, ऐसे देखो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड अब अंदर की तरफ है, बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो इसका मतलब करंट कैसे आएगा, ऐसे, किधर जा रहा है, ए से बी, और पहले कैसे आ रहा था, बी से ए, तो करंट रिवर्स हो गया, है ना। और कब, जब ये कॉइल बाहर है और जब पूरी फिल होने के बाद आगे निकलने शुरू होगी, तो आधा ही चक्कर हुआ होगा ना जब ये पूरी इसमें फिल हो जाएगी, समझो बच्चों। जैसे आपको समझाता हूं मैं, जैसे ऐसे और ये ऐसे घूमे, तो ऐसे पूरी कॉइल के फील्ड के अंदर आ गई और फिर बाहर निकलेगी, तो ऐसे, तो एक चक्कर माना जाएगा। जब ये पूरी अंदर होगी तब तो आधा चक्कर है, समझाया बात। तो इसका मतलब आधे ऑसिलेशन के आधे टाइम में ही ये अपना डायरेक्शन बदल लेगा। तो बिल्कुल करंट की डायरेक्शन वोल्टेज से डिसाइड होगी। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि ये मैं पहले देखो नेगेटिव ऐसे, ठीक है, तो ऐसे, लेकिन अच्छा ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, है ना, तो टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो आधे टाइम में ही ये अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, तो इसका मतलब ये पाई बाई ओमेगा, और ये क्या होगा बच्चों 2 पाई बाई ओमेगा, ऐसे ना, ये एक पूरा चक्कर यहां हुआ, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस
बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 प्लस बी आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से। समझ में आया? तो टाइम के साथ ऐसे ईएमएफ चेंज होता रहे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब ये क्वेश्चन बड़ा पेट सा क्वेश्चन है, अब इसमें क्या बदल सकता है भाई? ठीक है, तो देखो, अब ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही थी कॉइल, इसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, टाइम के साथ इसे वेरी कर दे, मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन दे दे। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे यहां मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऐसे मानते हो, और कॉइल ऐसे है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, और इसको ऐसे घुमा दिया, लेकिन एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा से। ठीक है बच्चों, ऐसे कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा से घुमा दिया, ये कॉइल ऐसे है। तो सोचो बिल्कुल यही ऐसे घूमती जाएगी, किसी टाइम पे इसका सेक्टर वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा इसका फील्ड के अंदर। ठीक है, ऐसे। अब देखो बिल्कुल वही फ्लक्स पता करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस जीरो। एरिया कितना होगा, वही हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, है ना। लेकिन थीटा कितना होगा, कितना एंगल घूम जाएगा ये एंगल। तो हमें पता है भाई, ये फॉर्मूला होता है जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ये तो जीरो हो गई, क्योंकि रेस्ट से मान लेंगे थीटा इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों फाई इक्वल टू बी आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हाफ, एक तो ये पहले से है 4 हो जाएगा, और इंटू अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, बी आर स्क्वायर इंटू अल्फा टी स्क्वायर अपॉन 4, ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है। अभी इंस्टेंटेनियस फ्लक्स आ गया, ईएमएफ कितना होगा, तो ईएमएफ होगा बच्चों माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, तो माइनस बी आर स्क्वायर अल्फा बाय 4, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 2t। तो ईएमएफ माइनस बी आर स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू टी। समझ में आ गया? ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये टाइम का फंक्शन है। ठीक है, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहां ईएमएफ टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना, लेकिन डायरेक्शन तो पक्का रिवर्स करेगा, क्यों, वो रूल तो अभी भी लगेगा। अभी करंट इधर से इधर जा रहा होगा, लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो करंट उधर से इधर आएगा, तो रिवर्स तो करेगा। और ये टाइम का फंक्शन है, और ये y प्रोपोर्शनल टू, मतलब अगर हम ग्राफ डायग्राम बनाए, ये मैं पहले साइकिल में नेगेटिव दिख रहा है ना, और y इक्वल टू माइनस एम एक्स है, तो बच्चों ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, फिर टाइम बढ़ता जाएगा बच्चों, ठीक ऐसे ही, लेकिन फिर स्पीड बढ़ती जाएगी, तो कम टाइम में ये चक्कर पूरा कर लेगा, है ना। ये तो बढ़ता जाएगा ना, तो बच्चों देखो कैसे हो जाएगा ये। मैं यहां दूसरी लाइन खींच देता हूं, तो स्लोप तो सेम रहेगा ना इसका, है ना। तो जो भी होगा ऐसे कुछ, एक मिनट मैं एक लाइन खींचता हूं, इसका इसका ध्यान देना बच्चों, इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा। एक मिनट, ये ग्राफ थोड़ा ध्यान से समझना है। ये कुछ ऐसे बनेगा, आप देखो, फिर ऐसे। अब टाइम कम होता जा रहा है और ये थिन होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चों आपको ये येलो वाला पार्ट फोकस करना है। ठीक है, व्हाइट वाले को मैं हटा देता हूं अब। ठीक, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, और ये भी इस तरीके से। ठीक, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, तो टाइम पीरियड देखो कम होता जा रहा है। ठीक है, ओ ठीक है, टाइम पीरियड कम होता जाएगा, तो टाइम के साथ और ये लीनियरली वेरी कर रहा है, ओ लीनियरली वेरी कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे बढ़ता जाएगा और ये इंटरवल छोटा होता जाएगा। मतलब थोड़ा सा मैं साफ साफ बना दूं, शायद आपको क्लियर ना हो रहा हो, मतलब ऐसा कुछ। ऐसे वहीं से आगे बनेगा।
ठीक है। और ये क्यों बन रहा है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन वो y b इक्वल टू आ रहा है माइनस बी आर स्क्वायर बाई 2 इंटू टी समथिंग कुछ आ रहा है ना, तो t के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, और ये घटता जा रहा है देखो इंटरवल, ठीक है। अब की बात थोड़ा कम होगा, ठीक, इस तरीके से ये टाइम और ये EMF, इस तरीके से बच्चों। अब बच्चों आपको एक बढ़िया सी इंफॉर्मेशन देता हूं मैं, जैसे बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर आप ना CBSE के हिसाब से बढ़िया से, मतलब CBSE की प्रिपरेशन करा दो हमारी NCERT बेस्ड, क्योंकि ये जो क्लासेस मैं लेता हूं बच्चों ये तो सारी आपको पूरी डिटेल है, JEE नीट मतलब में सब कुछ है ऑलरेडी। लेकिन अगर बिल्कुल एकदम एक्सक्लूसिव आपको CBSE की क्लास लेनी है तो बच्चों मैंने अनअकैडमी इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, और वहां मेरा रेफरल कोड है बच्चों उज्जवल K10, और यहां हम प्लस स्पेशल क्लासेस प्लस यूट्यूब अनअकैडमी के चैनल पे बहुत सारा कंटेंट दे रहे हैं आपको। और इसमें आपको एक बहुत बढ़िया न्यूज भी दूंगा, जैसे आपके बहुत सारे डाउट होते हैं, आप टीचर से पूछते रहते हो, नहीं हो पाते पूरे, और डाउट भी आता है उस टाइम जब आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। जैसे रात को आपको आप पढ़ रहे हो 12 बजे कौन टीचर मिलेगा आपको। लेकिन अनअकैडमी ने एक नया ऐप लॉन्च, मतलब फीचर लॉन्च किया अपने ऐप के अंदर, जिसे बोलते हैं अनअकैडमी आस्क अ डाउट। यहाँ बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा फीचर है ये रियली। इसमें क्या काम करना है, अगर आप 6 से 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, साइंस के हैं या मैथ्स के हैं, तो आपको क्या काम करना है, इस पे जाना है, ये ऐप है, इसमें आस्क अ डाउट, इस फीचर को ऑन करना है। इसे ऑन करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको एक जो क्वेश्चन अपलोड करना है उसे अपलोड करिए, क्रॉप करके एक टाइम पे एक क्वेश्चन डालिए, और जैसे ही वो क्वेश्चन अपलोड होगा उसके विद इन मिनट्स आपको आंसर मिल जाएगा उसका, ठीक है। और अगर वो क्वेश्चन हो सकता है सिस्टम के लिए नया हो, तो वो आपको थोड़ी देर में उसका आंसर मिल जाएगा, आंसर विद वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। और ये मजेदार बात है, ये फ्री है, जिसके पास भी अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है वो सब इसको चला सकते हैं, कोई इसकी चार्जेस नहीं है, फ्री ऐप है ये। और इसमें कितने ही क्वेश्चन एक दिन में पूछ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, आप कितने क्वेश्चन आप डालना चाहो वो सारे। तो जैसे आपका कोई चैप्टर बचा हुआ है, कोई चैप्टर आपको नहीं आता, NCERT के क्वेश्चन नहीं आते, वो क्वेश्चन डाले और उनके सोल्यूशन ले लिए, ठीक है। और बच्चों जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप प्लस पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं उज्जवल K10, जिससे आपको इंस्टेंटली एकदम 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। बच्चों आज हमने जो पढ़ा इस चैप्टर में वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि एक कॉइल मूव कर रही है, या एक कॉइल के जो ट्रांसलेशन से या रोटेटरी मोशन से कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगली क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास इस टॉपिक की, जिसमें आपको मैं मोशनल ईएमएफ पढ़ाऊंगा। अब तक आप फैराडे को बिलीव करके ये पता कर रहे हो करंट कितना है, ये सब कितना है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि करंट बना कैसे, ड्रिफ्टिंग हुई कैसे इलेक्ट्रॉन की, है ना, फ्लक्स चेंज होने से। तो वो अगली क्लास में खुलेगा, सस्पेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बाय बच्चों, गुड लक।